नमस्कार दोस्तों, महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं प्रदीप चौहान और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान। चैप्टर चल रहा है हमारा एक सजीवों में जनन। इस चैप्टर में हमने सजीव की परिभाषा के साथ साथ में जो है जीवन काल के कुछ उदाहरण हमने पढ़ लिए और इसके साथ साथ में जो जनन के जो प्रकार है उसमें हमने शुरू किया है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की परिभाषा हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली है। तो आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अलैंगिक जनन की विधियाँ। तो शुरू करते हैं। अलैंगिक जनन की विधियों में हम सबसे पहली जो विधि पढ़ने जा रहे हैं उस विधि का नाम है विभाजन। तो सबसे पहली जो विधि जो आती है उस विधि का नाम आता है विभाजन। अब नाम से पता चल जाता है विभाजन का तात्पर्य क्या होता है, विभाजन का मतलब क्या होता है। ये विभाजन विधि के द्वारा जो अलैंगिक जनन है ये होता है एक कोशिकीय जीवों में। और एक कोशिकीय जीवों में होता क्या है कि जो कोशिका जो होती है उस कोशिका के द्वारा ही शरीर की समस्त क्रियाएं जो होती है वो क्या होती है, संपन्न होती है। अब विभाजन में क्या देखने को मिलता है कि जब अलैंगिक जनन होता है तब ये कोशिका जो होती है वो दो या दो से अधिक नई संतति कोशिकाओं में जो है क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। और इसी प्रकार से या तो दो या फिर दो से अधिक जो है नई संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो ऐसी अलैंगिक जनन विधि को ही हम क्या कहते हैं, विभाजन विधि कहते हैं। तो सीधा सिंपल सा है। सबसे पहले एक कोशिका, वो एक कोशिका दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और प्रत्येक भाग से नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, विभाजन विधि कहते हैं। अब विभाजन जो है इसके भी दो प्रकार है। पहला प्रकार जिसको कहा जाता है द्विविभाजन और दूसरा प्रकार जिसको कहा जाता है बहुविभाजन। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है वो देखते हैं। विभाजन का तात्पर्य क्या होता है। विभाजन में क्या बताया जाता है कि एक कोशिकीय जीव, कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव, ठीक है ना, मतलब ऐसा जीव जिसका शरीर केवल एक कोशिका से ही निर्मित है। तो एक कोशिकीय जीव की कोशिका दो या दो से अधिक, ठीक है। तो कोशिका जो है वो दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होकर, भागों में क्या होकर के, विभाजित होकर दो या दो से अधिक, विभाजित होकर दो या दो से अधिक नई संतति कोशिकाओं का क्या करती है, निर्माण करती है। इसे विभाजन विधि कहते हैं। अब विभाजन विधि जो है इसके दो प्रकार पाए जाते हैं, जिसमें से एक होता है द्विविभाजन और दूसरा होता है बहुविभाजन। तो विभाजन के जो प्रकार है वो कितने हो गए, दो प्रकार, ठीक है। तो विभाजन विधि के दो प्रकार होते हैं। विभाजन विधि के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, जिसमें से एक है कौन सा, द्विविभाजन। एक आ जाएगा इसमें जिसको कहा जाता है द्विविभाजन और जो दूसरा जो होता है इसको कहा जाता है बहुविभाजन। क्या कहा जाएगा इसको, बहुविभाजन। तो अब हम इसमें जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्विविभाजन के बारे में। नाम से पता चलता है द्वि का मतलब होता है दो। अब इसकी परिभाषा देना बहुत ही आसान है कि जब एक कोशिकीय जीव की कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है और प्रत्येक भाग से जीव का निर्माण होता है। अब चूंकि जीव दो बनते हैं, है ना, और वो भी कैसे होते हैं, कोशिकीय जीव होते हैं। इस विधि को ही हम क्या कहते हैं, द्विविभाजन।
फिर द्विविभाजन को भी 3 प्रकार में हम पढ़ेंगे, एक साधारण विभाजन, फिर उसके बाद में लंबवत विभाजन और एक होगा अनुप्रस्थ विभाजन। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम द्विविभाजन के बारे में। क्या है द्विविभाजन, किसे कहा जाता है? ठीक है, तो द्विविभाजन का मतलब क्या होता है कि एक कोशिकीय जीव की कोशिका 2 भागों में विभाजित होकर 2 नए कोशिकीय जीवों का क्या करती है? निर्माण करती है। तो इसे द्विविभाजन कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम? द्विविभाजन कहेंगे। तो देखो बेटा, द्विविभाजन बिल्कुल ही आसान सी परिभाषा है। इसमें क्या बताया गया है कि जो जीव है वो कैसा है? एक कोशिकीय। जो मात्र जीव है वो मात्र जीव कैसा है? एक कोशिकीय है। और वो मात्र जीव जो एक कोशिकीय है उसकी जो कोशिका होती है वो कितने भागों में बढ़ जाती है? उसकी कोशिका बढ़ जाती है 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। और 2 भागों में बढ़ने की वजह से पुनः जो है 2 नए कोशिकीय जीवों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इस वजह से इस विधि को हमने नाम दिया क्या? द्विविभाजन नाम दिया। अब द्विविभाजन जो विधि जो है इसके भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? साधारण विभाजन, लंबवत विभाजन और अनुप्रस्थ विभाजन। तो देखिए क्या क्या है इसमें प्रकार। द्विविभाजन विधि के मुख्यतः 3 प्रकार पाए जाते हैं। तो द्विविभाजन विधि के कितने प्रकार पाए जाते हैं? द्विविभाजन विधि के प्रकार पाए जाते हैं 3। और 3 प्रकार कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? सबसे पहला जो हम इसमें नाम देखते हैं वो है साधारण विभाजन। फिर दूसरा जो नाम आएगा उसको कहा जाता है लंबवत विभाजन। और तीसरा इसमें जो नाम आता है, तीसरा जो नाम इसमें आएगा उसको कहा जाता है अनुप्रस्थ विभाजन। तो दोस्तों एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करते हैं। हम पढ़ रहे हैं इसमें अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियों में सबसे पहली जो विधि हम पढ़ रहे हैं वो विधि है कौन सी? विभाजन विधि। विभाजन विधि का तात्पर्य क्या होता है कि जब एक कोशिकीय जीव की कोशिका जो है वो 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? विभाजन विधि कहते हैं। और विभाजन विधि के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? द्विविभाजन और बहुविभाजन। जिसमें हम पहले पढ़ रहे हैं कौन सा? द्विविभाजन। द्विविभाजन का मतलब क्या होता है कि एक कोशिकीय जीव की कोशिका 2 भागों में विभाजित होकर 2 नए कोशिकीय जीवों का निर्माण करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? द्विविभाजन। और द्विविभाजन के भी कितने प्रकार पाए जाते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन सा? सबसे पहला साधारण विभाजन, दूसरा लंबवत विभाजन और तीसरा क्या आ जाएगा? अनुप्रस्थ विभाजन। तो अभी हम जो है पहले इन तीनों प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला आएगा कौन सा? साधारण विभाजन। होता क्या है साधारण विभाजन? किसे कहा जाता है? देखिए, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, कोई निश्चित आकार आकृति नहीं, कोई तल नहीं, ठीक है। तब ऐसी स्थिति में अमीबा में क्या होता है कि अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीव होता है उसके किसी भी तल से कोशिका जो होती है वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है। और 2 भागों में जो विभाजित हुई है कोशिका 2 नए जीवों का क्या कर देती है? निर्माण कर देती है। 2 नए जो है कोशिकीय अमीबा का क्या कर देती है? निर्माण कर देती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? साधारण विभाजन। पढ़ते हैं अब इसके बारे में, साधारण विभाजन के बारे में। तो बेटा सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं इसमें साधारण
विभाजन। ठीक है, अब साधारण विभाजन में क्या है, मैं बात कर रहा हूँ कैसे, अमीबा की बात कर रहा हूँ। जैसे ये अमीबा है, कोई निश्चित आकार आकृति इसकी होती नहीं है, ठीक है, और ये इसमें केंद्रक उपस्थित है। अब अमीबा चूंकि एक कोशिकीय जीव होता है, इसका कोई निश्चित तल नहीं होता है, तब इसमें क्या होता है कि किसी भी तल से ये कोशिका जो होती है वो कितने भागों में बढ़ जाती है, 2 भागों में बढ़ जाती है। तो ये जो कोशिका जो होती है इसकी, ये कितने भागों में बढ़ रही है, 2 भागों में बढ़ रही है। ठीक है, अब 2 भागों में बटेगी तो इसका तात्पर्य ये होगा कि पुनः जो है 2 संतति अमीबा का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो विभाजन पाया जाता है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं साधारण विभाजन। तो चित्र में आपको स्पष्ट हो गया कि अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीव होता है, इसमें कोशिका में विभाजन शुरू हुआ और विभाजन के परिणाम स्वरूप आप देखते हो कि कोशिका जो है कितने भागों में बढ़ रही है, 2 भागों में बढ़ रही है। और एक समय ऐसा आता है कि ये जो कोशिका जो होती है 2 अलग अलग भागों में बढ़ करके 2 नए अमीबा का निर्माण कर देती है। तो यहाँ पर ये संतति अमीबा बन गए, ये क्या बन गए यहाँ पर, संतति अमीबा। ठीक है ना, तो इस प्रकार का जो विभाजन पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, साधारण विभाजन। तो साधारण विभाजन की परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा क्या बनेगी कि जब किसी भी तल से एक कोशिकीय, किसी भी तल से एक कोशिकीय जीव की कोशिका, जीव की कोशिका कितने भागों में, 2 भागों में, 2 भागों में बंटकर या विभाजित होकर, 2 भागों में विभाजित होकर, ठीक है, कितने नए जीवों का, 2 नए जीवों का विभाजित होकर 2 नए कोशिकीय जीवों का, कोशिकीय जीवों का निर्माण करती है, निर्माण करती है। तो इसे क्या कहेंगे, साधारण विभाजन। तो इसे साधारण विभाजन कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर एक नया शब्द आया और वो नया शब्द आया किसी भी तल से। ठीक है ना, इससे पहले हमने ये तल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। ये शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं किसमें, द्विविभाजन का जो पहला प्रकार जिसको हम क्या कहते हैं, साधारण विभाजन, उसमें। अब फिर से एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब किसी भी तल से एक कोशिकीय जीव की कोशिका 2 भागों में विभाजित होकर 2 नए कोशिकीय जीवों का निर्माण करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, साधारण विभाजन कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है, अमीबा और एंट अमीबा। तो इसका जो उदाहरण आएगा, ठीक है ना, वो है अमीबा और एंट अमीबा। अमीबा और क्या है, एंट अमीबा। तो ये था साधारण विभाजन। साधारण विभाजन के बाद में जो दूसरा प्रकार आता है वो आता है लंबवत विभाजन। नाम से पता चलता है लंबवत। लंबवत का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडिनल, यानी कि खड़ी स्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पर जो तल रहेगा वो लंबवत तल हो जाएगा। कैसा तल, लंबवत तल। लैंग्वेज लगभग ये चलेगी। ठीक है ना, तो अगला जो हम इसमें प्रकार पढ़ने जा रहे हैं वो प्रकार क्या है, अगला जो प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड नंबर पे, वो आता है लंबवत विभाजन। ठीक है, और लंबवत विभाजन की परिभाषा, लैंग्वेज लगभग यही चल रही है। ठीक है, और परिभाषा में यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या करेंगे
कि जहां पहले हमने किसी भी तल लिखा था, किसी भी तल की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पर लंबवत तल। तो परिभाषा क्या बन जाएगी कि जब लंबवत तल से, जब लंबवत तल से, ठीक है ना, बाकी वही एक कोशिकीय जीव की कोशिका दो भागों में विभाजित होकर दो नए कोशिकीय जीवों का निर्माण करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, साधारण विभाजन कहते हैं। ठीक है, और इसका जो उदाहरण आता है, इसका उदाहरण आएगा युग्लिना, युग्लिना और ट्रिप्नोसोमा। क्या आ जाएगा, युग्लिना और ट्रिप्नोसोमा। तो परिभाषा क्या बनी लंबवत विभाजन की, नाम से पता चल जाएगा। जब लंबवत विभाजन, ठीक है ना, प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे तो परिभाषा में हम जो तल लिखेंगे वो कौन सा आ जाएगा, लंबवत तल आ जाएगा। तो परिभाषा हो गई कि जब लंबवत तल से एक कोशिकीय जीव की कोशिका दो भागों में विभाजित होकर दो नए कोशिकीय जीवों का निर्माण करती है, तो इसे साधारण की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लंबवत विभाजन कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गई लंबवत विभाजन की, और जो उदाहरण रहेगा इसका युग्लिना और क्या रहेगा, ट्रिप्नोसोमा। अब एक चीज इसमें कि ये कैसे होता है, एक चित्र के द्वारा अगर इसको हम समझे तो क्या रहेगा, चित्र कैसे रहेगा। जैसे मान लीजिए ये एक युग्लिना का डायग्राम हम बनाते हैं इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये युग्लिना है, ठीक है। अब ये जो युग्लिना जो है इसमें विभाजन होता है कौन से तल से, लंबवत तल से विभाजन होता है। लंबवत तल से विभाजन होगा तब ये कैसे होगा, तब आप इसमें देखोगे कि जो कोशिका जो होती है वो कितने भागों में बंटना शुरू हो जाती है, दो भागों में बंटना शुरू हो जाती है। और कौन से तल से, लंबवत तल से। ये इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से लंबवत तल से ये दो भागों में बंटना शुरू हो गई। यहाँ पर इसका जो केंद्रक होता है ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जो कोशिका जो होती है वो लंबवत तल से ये इस प्रकार से दो भागों में बंटना शुरू हो रही है। और अंततः हम क्या देखते हैं कि एक ही कोशिका से दो नए कोशिकीय जीवों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ये इस प्रकार से दो नए एक कोशिकीय जीवों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। और वो भी कौन से तल से, लंबवत तल से। तो ऐसा देखने में मिलेगा किसमें, युग्लिना में। तो समझ में आ गया होगा आपको कि लंबवत विभाजन में कोशिका जो होती है वो लंबवत तल से विभाजित होती है दो भागों में, और दो नए कोशिकीय जीवों का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। तो ऐसा विभाजन ही क्या कहलाता है, लंबवत विभाजन। लंबवत विभाजन के बाद में अगला जो प्रकार आता है द्विविभाजन का, तीसरा प्रकार जो आता है वो कहलाता है अनुप्रस्थ विभाजन। देखते हैं अनुप्रस्थ विभाजन क्या होता है, किसे कहा जाता है। अनुप्रस्थ विभाजन में हम क्या करते हैं कि जहां पहली परिभाषा में हमने लंबवत तल लिखा, इस लंबवत तल की जगह लिख देंगे अनुप्रस्थ तल। क्या लिख देंगे इसको, अनुप्रस्थ तल। तो लैंग्वेज वो की वो रहेगी और थोड़ा सा हेरफेर करेंगे हम शब्दों का, परिभाषा बन जाएगी। अब क्या है तीसरा प्रकार, तीसरा जो प्रकार है वो है अनुप्रस्थ विभाजन। यह है कौन सा विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन। और अनुप्रस्थ विभाजन की परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, जब कौन सा अनुप्रस्थ विभाजन है तो कौन सा तल, अनुप्रस्थ तल। जब अनुप्रस्थ तल से एक कोशिकीय जीव की कोशिका दो भागों में विभाजित होकर दो नए कोशिकीय जीवों का निर्माण करती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ विभाजन। तो इसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन कहते हैं। और अनुप्रस्थ विभाजन का जो उदाहरण आता है वो उदाहरण इसमें आप लिखोगे पैरामीशियम। इसमें जो आप उदाहरण लिखोगे वो उदाहरण क्या लिखोगे, पैरामीशियम और प्लेनेरिया। पैरामीशियम और क्या लिखोगे, प्लेनेरिया। ठीक है बेटा। तो परिभाषा क्या बनेगी अनुप्रस्थ विभाजन की, कौन से तल से, अनुप्रस्थ तल से। एक कोशिकीय जीव
कि कोशिका कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित होकर के कितने, 2 नए कोशिकीय जीवों को क्या करती है, निर्माण करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन। और इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे, पैरामीशियम और प्लेनेरिया। अब कैसे इसमें आप देखोगे, जैसे मान लीजिए कि एक रफली डायग्राम बना रहा हूं मैं यहाँ पे पैरामीशियम का। जैसे मान लीजिए ये पैरामीशियम है, ठीक है ना, और ये जो पैरामीशियम जो है, अब इसमें कौन सा विभाजन होना है, अनुप्रस्थ विभाजन होना है। तो जब इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये इस तरह से, यहाँ पर ये इसका जो है केंद्रक है और यहाँ से ये इस तरह से विभाजित होगा। तो 2 भाग, ये अनुप्रस्थ हो गए ना, अनुप्रस्थ तल। और इस प्रकार से आप देखोगे ये कोशिका जो है कितने भागों में विभाजित हो रही है, 2 भागों में विभाजित हो रही है। और 2 भागों में विभाजित होकर के कितने, 2 नए जो है जीवों का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो पैरामीशियम में अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा जो है कोशिकीय जीवों का, 2 नए कोशिकीय जीवों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो अभी तक हमने ये जो पढ़ा सब पढ़ा किसके बारे में, द्विविभाजन के बारे में। और द्विविभाजन के 3 प्रकार हमने पढ़े, कौन कौन से, साधारण विभाजन, लंबवत विभाजन और अनुप्रस्थ विभाजन। अब विभाजन का जो दूसरा प्रकार होता है उसको कहा जाता है बहुविभाजन। क्या कहा जाता है उसको, बहुविभाजन। तो वो बहुविभाजन नाम से पता चलता है कि इसमें जो नए संतति कोशिकीय जीव बनेंगे उनकी संख्या जो है वो 2 से ज़्यादा होती है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, बहुविभाजन कहा जाता है। तो क्या है बहुविभाजन, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दूसरा जो प्रकार है द्विविभाजन का वो है बहुविभाजन। बहुविभाजन में आप क्या देखते हो, बहुविभाजन किसे कहा जाता है, इसमें यह बताया जाता है कि एक कोशिकीय जीव की कोशिका 2 से अधिक भागों में विभाजित होकर 2 से अधिक नए कोशिकीय जीवों का निर्माण करती है। तो इसे बहुविभाजन कहते हैं। बस सीधा सिंपल सा है कि 2 से ज़्यादा नए कोशिकीय जीवों का निर्माण होता है तो वो क्या कहलाता है, बहुविभाजन। और ये भी होता है एक कोशिकीय जीवों में। और इसमें जो उदाहरण आता है वो उदाहरण आएगा, एक तो आ जाएगा अमीबा का और एक आ जाएगा इसमें प्लाज्मोडियम का। अमीबा और क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। एक्चुअल में अमीबा में जब बहुविभाजन होता है तो वो होता है प्रतिकूल परिस्थिति में, ठीक है ना। तो जो अमीबा जो होता है, पहले तो क्या है कि इसका कोई निश्चित आकार आकृति तो होती है नहीं, ठीक है। और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब अमीबा के चारों तरफ एक मोटी जो है ऐसी भित्ति बन जाती है, ठीक है। क्या बन गई, उसके चारों तरफ ये मोटी भित्ति बन गई। श्लेष्मिक भित्ति होती है जो क्या करती है कि पानी को अवशोषित करके रखती है। किसको अवशोषित करके रखती है, पानी को अवशोषित करके रखती है। अब इसके अंदर आप देखते हो ये जो संरचना बनती है ये संरचना कहलाती है सिस्ट। क्या कहलाती है, सिस्ट या पुट्टी कहलाती है। जब अंदर की तरफ ये जो केंद्रक होता है ये क्या होता है, विभाजित होता रहता है और 2 से ज़्यादा भागों में ये क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ये इस प्रकार से इसके अंदर की तरफ जो है ये विभाजित हो जाएगा और इसके चारों तरफ जो है कोशिका द्रव्य भी क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, ठीक है। और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो अनुकूल परिस्थिति के आने पर ये जो पुट्टी बनी है और इसको हम सिस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्ट भी कहते हैं।
ये इसकी जो ये भित्ति होती है ये फट जाती है, ठीक है। और इसके फटते ही ये सारे के सारे जो कोशिकीय जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर की ओर मुक्त हो जाते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक युक्त होते हैं, और ये जो है नए अमीबा का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। तो ये पाया जाता है किसमें, अमीबा में। और अमीबा और प्लाज्मोडियम दोनों में क्या होता है, बहुविभाजन होता है। तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए।